हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। आई एम सोनू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 राजनीतिक विज्ञान। दोस्तों, पिछले वीडियो में बात किया था, उससे आगे हम बात करते हैं। दोस्तों, मुख्य परिणाम। भारत के सामने तीन मुख्य चुनौतियाँ थी। तो आज़ाद भारत के सामने तीन मुख्य चुनौतियाँ थी दोस्तों, है ना। इस इनमें तीसरी चुनौती सबसे कठिन साबित हुआ, माने नियोजित विकास की शुरुआती कोशिशों को देश के आर्थिक विकास और सभी नागरिकों की भलाई के लक्ष्य में आंशिक सफलता मिले। तो आज़ाद भारत के सामने तीन मुख्य चुनौतियाँ थी दोस्तों, है ना। पहला था एकता के सूत्र में बांधना, दूसरा है लोकतंत्र कायम करना, और तीसरी चुनौती थी कि देश के आर्थिक विकास और सभी नागरिकों के भलाई के लक्ष्य में आंशिक सफलता मिली दोस्तों। आगे हम बात करते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या दे रखा है दोस्तों आपका? अगला पॉइंट दे रखा है आपका बुनियाद, है ना। तो क्या दे रखा है कि इसमें सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए शुरू की गई भाखड़ा, नांगल और हीराकुंड जैसी विशाल बांध परियोजनाएं शामिल है, और सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ भारी उद्योग जैसे इस्पात संयंत्र, तेल शोधक। तो बुनियादी क्या दे रखा है दोस्तों कि सिंचाई के स्रोत बिजली उत्पादन के लिए शुरू की गई भाखड़ा, नांगल और हीराकुंड जैसे विशाल बांध परियोजनाएं शामिल है, और सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ भारी उद्योग जैसे इस्पात संयंत्र, तेल शोधक कारखाने, विनिर्माता इकाइयाँ, रक्षा उत्पादन आदि इस अवधि में शुरू हुए, और इस दौर में परिवहन और संचार के आधारभूत ढांचे में काफ़ी इजाफा हुआ। तो कारखाने, विनिर्माता इकाइयाँ, रक्षा उत्पादन आदि इस अवधि में शुरू हुए, और इस दौर में परिवहन और संचार के आधारभूत ढांचे में भी काफ़ी क्या हुआ दोस्तों? इजाफा हुआ। भूमि सुधार क्या दे रखा है दोस्तों? जहाँ तक कि कृषि का सवाल है, इस अवधि में भूमि सुधार एक गंभीर प्रयास हुए। तो भूमि सुधार क्या थे? गंभीर प्रयास थे, और महत्वपूर्ण और सफल प्रयास जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का था। तो पहला क्या था आपका कि जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का था, और यह प्रथा अंग्रेजी शासन के ज़माने से चली आ रही थी। तो जमींदारी जो प्रथा था कब से चली आ रही थी? अंग्रेजी शासन के ज़माने से चली आ रही थी। तो इनको क्या करना था दोस्तों? समाप्त करना था। उसके बाद क्या रखा है दोस्तों? जमीन उस वर्ग के हाथ में से मुक्त हुई जिसे कृषि में कोई दिलचस्पी नहीं थी, माने जिसको खेती करना अच्छा नहीं लग रहा था। तो ज़मीन उस वर्ग के हाथ में से मुक्त हुई जिसे कृषि में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ करने का प्रयास किया गया। तो ज़मीन को छोटे छोटे टुकड़े को एक साथ करने का प्रयास किया गया ताकि खेती का काम सुविधाजनक हो, है ना। खेती का काम सुविधाजनक माने आसानी से हो सके। उसको क्या दे रखा है दोस्तों? दो अन्य कोशिशों को थोड़ी कम सफलता मिली। तो दो अन्य कोशिशों को थोड़ी कम सफलता मिली थी दोस्तों, और हालांकि इस बात के लिए कानून बनाए गए। कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी भूमि अपने पास रख सकता है? तो कोई व्यक्ति है कितनी जो ज़मीन है अपने पास रख सकता है, लेकिन जिनके जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी उन्होंने इस कानून को तोड़ खोज लिया। तो जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थे, तो जो कानून बना हुआ था इस कानून का तोड़ खोज लिया था। ठीक इसी तरह जो काश्तकार का मतलब दोस्तों किसान को कहते हैं। काश्तकार का मतलब क्या है दोस्तों? किसान किसी और ज़मीन की बटाई पर जोत बो रहे थे, और उन्हें भी ज़्यादा कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई, लेकिन इस कानून पर शायद ही कहीं अमल हुआ। तो काश्तकार माने किसान किसी और ज़मीन की बटाई पर जोत बो रहे थे और ज़्यादा कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई, लेकिन इस कानून पर शायद ही कहीं अमल हुआ था। ठीक है। खाद्य संकट दोस्तों, खाद्य संकट दे रखा है दोस्तों। यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, खाद्यान्न के अभाव में कुपोषण बड़े पैमाने पर फैला, है ना। तो क्या दोस्तों? खाद्यान्न के अभाव में कुपोषण बड़े पैमाने पर फैला, और इसने गंभीर रूप धारण कर लिया था दोस्तों। अनुमान के मुताबिक बिहार के अनेक हिस्सों में उस समय प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का आहार कितना था? 2200 कैलोरी से घट करके 1200 कैलोरी हो गया था। कैलोरी का मतलब होता है दोस्तों जो भोजन हम खाते हैं उससे जो कैलोरी मिलता है। तो समय प्रति व्यक्ति क्या था? 2200 कैलोरी था, उससे घटकर कितना हो गया? 1200 कैलोरी हो गया दोस्तों। एक सामान्य आदमी के लिए रोज़ाना 2450 कैलोरी के आहार की ज़रूरत होती है, और 1967 में बिहार में मृत्यु दर पिछले साल की तुलना में 34% बढ़ गई थी दोस्तों, है ना। तो 1967 में बिहार में मृत्यु जो दर थी 34% बढ़ गई थी, और इन्हीं वर्षों के दौरान बिहार में उत्तर भारत के अन्य राज्यों की तुलना में खाद्यान्न की कीमत में क्या होगी दोस्तों? काफ़ी वृद्धि, यानी खाने पीने की वस्तुओं में क्या होगी?
कीमत में वृद्धि होने लगी। अपेक्षाकृत समृद्ध पंजाब की तुलना में गेहूं और चावल बिहार में दोगुने अथवा उससे भी ज़्यादा दामों पर बिक रहे थे। तो अपेक्षाकृत जो समृद्ध पंजाब, जहाँ पे ज़्यादा उत्पादन होता है पंजाब की तुलना में, गेहूं और चावल बिहार में दोगुने अथवा उससे भी ज़्यादा दामों पे बिक रहे थे। तो बिहार में जो गेहूं चावल बहुत ही हाई रेट में बिक रहे थे। सरकार ने उस वक्त जोनिंग या इलाका बंदी की नीति अपना रखी थी। तो दोस्तों पेपर की दृष्टि से जोनिंग है ना या इलाका बंदी से क्या अभिप्राय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सरकार ने उस वक्त जोनिंग या इलाका बंदी की नीति अपना रखी थी। तो जोनिंग और इलाका बंदी की नीति क्या होता है दोस्तों, इसकी वजह से विभिन्न राज्यों के बीच खाद्यान्न का व्यापार नहीं हो पा रहा था और इस नीति के कारण उस वक्त बिहार में खाद्यान्न की उपलब्धता में भारी गिरावट आई थी और ऐसी दशा में समाज के सबसे गरीब तबके पर सबसे ज़्यादा चोट पड़ी, है ना। तो इलाका बंदी, प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि इलाका बंदी क्या है, प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि जोनिंग क्या है। तो इलाका बंदी की नीति पर अपना रखी थी और इसकी वजह में से विभिन्न राज्यों के बीच खाद्यान्न का व्यापार नहीं हो पा रहा था और इस नीति के कारण उस वक्त बिहार में खाद्यान्न की उपलब्धता में भारी क्या हुए थे दोस्तों, गिरावट आई और इसी दशा में समाज के सबसे गरीब तबके पर सबसे ज़्यादा चोट पड़ी थी दोस्तों। हरित क्रांति, दोस्तों ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेपर की दृष्टि से। हरित क्रांति, खाद्यान्न संकट की इस हालत में देश पर भारी दबाव पड़ने की आशंका बढ़ गई थी दोस्तों। तो खाद्यान्न संकट है ना, खाद्यान्न संकट की इस हालात में देश पर भारी दबाव पड़ने की आशंका क्या गई थी दोस्तों, बढ़ गई थी। भारत विदेशी खाद्य सहायता पर निर्भर हो चला था। तो भारत क्या है कि जो खाने पीने की जो वस्तु है वो विदेशों पर निर्भर हो गए थे, खास करके संयुक्त राज्य अमेरिका पर निर्भर हो गए थे दोस्तों। उसके बाद क्या देखा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों बात करेंगे जो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो। सरकार ने उच्च गुणवत्ता के बीज उर्वरक, कीटनाशक और बेहतर सिंचाई सुविधा बड़े अनुदानित मूल्य पर मुहैया कराना शुरू किया। सरकार ने इस बात की गारंटी दी कि उपज को एक निर्धारित मूल्य पर खरीद लिया जाएगा और यह उसी परिघटना की शुरुआत थी जिसे हरित क्रांति कहा जाता है। तो दोस्तों पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है। सरकार ने उच्च गुणवत्ता के बीज, अच्छी प्रकार के बीज, उर्वरक, कीटनाशक, बेहतर सिंचाई सुविधा बड़े अनुदानित मूल्य पर मुहैया कराना शुरू किया। सरकार ने इस बात की गारंटी दी कि उपज को एक निर्धारित मूल्य पर खरीद लिया जाएगा और यही उस परिघटना की शुरुआत थी जिसे हरित क्रांति कहा जाता है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। और इस प्रक्रिया में धनी किसानों और बड़े भूस्वामी को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। तो हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ, किसानों को हुआ। बड़े भूस्वामी माने जो जिसके पास बहुत सारे भूमि के मालिक होते हैं उसको ज़्यादा फायदा हुआ। और हरित क्रांति से खेती और पैदावार में सामान्य किस्म का इजाफा हुआ, ज़्यादातर गेहूँ की पैदावार बढ़ी। तो हरित क्रांति से क्या हुआ, जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा हुआ, ज़्यादातर गेहूँ का उत्पादन हुआ और देश में खाद्यान्न की उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई, है ना। खाने पीने की वस्तु में क्या हो गया, खाद्यान्न माने गेहूँ की, ये सब क्या होगी, ज़्यादा करके बढ़ोतरी हुई। बहरहाल इससे समाज के विभिन्न वर्गों, है ना, समाज के विभिन्न वर्गों को फायदा हुआ दोस्तों। जैसे किस किस समाज को फायदा हुआ दोस्तों, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इलाके कृषि के लिहाज से समृद्ध हुए। तो ज़्यादा करके पंजाब में फ़ायदा हुआ, हरियाणा में हुआ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इलाके कृषि के लिहाज से क्या हुए, ज़्यादा समृद्ध हो गए दोस्तों। उसके बाद देखा है दोस्तों हरित क्रांति के दो और प्रभाव हुए। तो हरित क्रांति के दो और प्रभाव क्या था दोस्तों। पहला असर तो यह हुआ कि गरीब किसानों और भूस्वामियों के बीच का अंतर मुखर हो उठा। तो पहला असर क्या दे रखा है कि गरीब किसान और भूस्वामी माने भूमि के जो मालिक के बीच क्या हुआ, अंतर और ज़्यादा हो गया। इससे देश के विभिन्न हिस्सों में वामपंथी संगठनों के लिए गरीब किसानों को लामबंद का मतलब होता है इकट्ठा करने के लिहाज से अनुकूल स्थिति पैदा हुई, है ना दोस्तों। तो वामपंथी संगठनों के लिए गरीब किसानों को लामबंद करने के लिहाज से अनुकूल स्थिति पैदा हुई। और दूसरे क्या है, हरित क्रांति के कारण कृषि में मझोले दर्जे के किसान यानी मध्य श्रेणी के भूस्वामित्व वाले किसानों का उभार हुआ और इन्हीं बदलावों में से फायदा हुआ और देश के अनेक हिस्सों में ये प्रभावशाली बनकर के उभरे। तो क्या दे रखा है दोस्तों कि कुछ क्षेत्रों में इसका हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है,
और हरित क्रांति के दो प्रभाव थे। पहला असर तो ये हुआ था कि गरीब और किसानों और भूस्वामियों के बीच का अंतर मुखर होता था दोस्तों। दूसरा देखा है कि वामपंथी संगठनों के लिए गरीब किसानों को लाभ करने के लिहाज से अनुकूल स्थिति पैदा हुई। और दूसरे देखा है हरित क्रांति के कारण कृषि में मझोले दर्जे के किसान यानी मध्य श्रेणी के भूस्वामित्व वाले किसानों का उभार हुआ और इन्हें बदलावों से है ना फायदा हुआ और देश के अनेक हिस्सों में ये प्रभावशाली बन करके उभरे दोस्तों। उसके बाद ये दे रखा है दोस्तों, हम एक बात करते हैं, एक पॉइंट दे रखा है आपका, आपने दोस्तों ये जुमला जरूर सुना होगा, अटरली है ना, बटरली डिलीशियस है ना। ये क्या दे रखा है दोस्तों, ये आपका पिक्चर दिखा रखा है इसमें है ना, अटरली बटरली और डिलीशियस। मिल्क ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर वर्गीस कुरियन ने गुजरात सहकारी दूध एवं विपणन परिसंघ की विकास कथा में केंद्रीय भूमिका निभाई और अमूल की शुरुआत की थी दोस्तों। तो क्या दे रखा है दोस्तों, मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये भी दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो मशहूर वर्गीस कुरियन ने है ना, वर्गीस कुरियन को जाना जाता है दोस्तों। उसके बाद क्या दे रखा है दोस्तों इसमें, वो हम बात करते हैं, 25 लाख दूध उत्पादक जुड़े है ना। गुजरात का एक शहर है आनंद, सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन अमूल इसी शहर में, इसमें गुजरात के 25 लाख दूध उत्पादक जुड़े, 25 लाख लोग दूध उत्पादक से क्या हुए दोस्तों, जुड़े। उसके बाद क्या दे रखा है दोस्तों, इस मॉडल के विस्तार में श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस मॉडल को क्या नाम से जाना जाता है, श्वेत क्रांति, जो 1970 में ऑपरेशन फ्लड के नाम से एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था। तो 1970 में क्या है दोस्तों, एक ऑपरेशन फ्लड के नाम से एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम क्या हुआ था दोस्तों, शुरू हुआ था। उसके बाद क्या दे रखा है दोस्तों, इसमें ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत सहकारी दूध उत्पादकों को उत्पादन और विपणन के है ना, उत्पादन और क्या दे रखा है दोस्तों, विपणन के एक राष्ट्रव्यापी तंत्र से जोड़ा गया था दोस्तों है ना। और ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए और आमदनी बढ़ी तथा गरीबी दूर हो सके। आगे दे रखा है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं बाद के बदलाव है ना, बाद के बदलाव दिखा रहे दोस्तों। इंदिरा गांधी जन नेता बनकर उभरी थी और अर्थव्यवस्था के नियंत्रण और निर्देशन में राज्य और बड़ी भूमिका निभाई। तो इंदिरा गांधी जन नेता बनकर के उभरी थी और अर्थव्यवस्था के नियंत्रण और निर्देशन में राज्य और बड़ी भूमिका निभाई। और 1967 के बाद की अवधि में निजी क्षेत्र उद्योगों पर और बाधाएं आए और 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो 14 निजी बैंकों का क्या किया गया दोस्तों, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1950 से 1980 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था सालाना 3 से 3.5% की धीमी रफ्तार से आगे बढ़ी। तो 1950 से 1980 के बीच भारत की जो अर्थव्यवस्था है सालाना 3 से 3.5% की धीमी रफ्तार से आगे बढ़े। तो कुछ आपका दिखा रखा दोस्तों, यहाँ पे कार्टून है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जल्दी हम भूखमरी और अभाव से पार पा लेंगे, इस बीच थोड़े चने चबाने से काम चलाइए। तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है ना। और इसमें दे रखा है थर्ड प्लान बता रहे हैं दोस्तों है ना। तो ये लोग हैं जो भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जल्दी हम भूखमरी और अभाव से पार पा लेंगे, इस बीच थोड़े चने चबाने से काम चलाइए, मतलब थोड़े से चबाने से अपने आप को जीवन को चलाइए। ठीक है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट कीजिएगा है ना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।